गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान की आपकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने अपना अध्याय शुरू किया था भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक, और इसके अंदर जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आंसर किए थे हमने 9 क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कृषि अक्षेत्रक से प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में आपको सभी को पता है, पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय किसी विशेष आर्थिक क्रिया में उत्पादन के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में श्रमिकों के लगे होने से है। ये क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के समाधान हेतु सुझाव। यदि गांव की कोई भी बेरोजगारी है, चाहे वो मौसमी बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तो चाहे वो गांव की या शहर की है, तो सभी के लिए सभी क्वेश्चन में ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। जो इसमें पहले जो क्वेश्चन पॉइंट दिया गया है इसको सबसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले ये बाद वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला जो पॉइंट लिखेंगे, कृषि पर आश्रित विभिन्न उद्योगों को गांव में विकसित किया जाए। नंबर 2, शहरों की तरह गांव में भी रोजगार केंद्रों की स्थापना की जाए या रोजगार केंद्र की स्थापना की जाए। प्राथमिक क्षेत्रों में दूध उत्पादन, मुर्गी पालन, रेशम केंद्र जैसे अन्य कार्यों को प्रोत्साहन देकर कृषि श्रमिकों को अतिरिक्त आय प्रदान की जाए। या ये कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में पॉइंट जो कह सकते हैं हम, कृषि श्रमिक को सही तरीके से परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, उन उपायों को बताइए जिन्हें आप असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों के संरक्षण में सहायक मानते हैं। जो आपने जो दसवां जो क्वेश्चन किया था, एज इट इज जो कहते हैं क्वेश्चन, इसके अंदर हम लिख सकते हैं और इसके अंदर ये भी सभी पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। यदि आपका ये आता है कि 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए यदि पहले वाला जो क्वेश्चन है यदि ये 6 नंबर का पूछता है, यदि ये आपका 11वां जो क्वेश्चन यदि ये 6 नंबर का पूछता है, तो आप दोनों को मिलाकर भी लिख सकते हो। तो दोबारा से इसको रिपीट करवाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, क्या असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए? कारण बताइए। पहले तो ये जानना जरूरी कि असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं। असंगठित क्षेत्र वो होते हैं यानी जिसके अंदर रोजगार निश्चित नहीं है, वेतन निश्चित नहीं है, तो वो क्या होते हैं? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। तो इनके लिए क्या करना जरूरी है? क्योंकि इनका वेतन निश्चित नहीं मिलता इनको, या काम के घंटे निश्चित नहीं होते, रोजगार की गारंटी नहीं होती, तो ऐसे श्रमिकों के लिए संरक्षण किया जाना चाहिए। इसका मेन कारण यही है, क्योंकि यदि हम नियमित या संगठित क्षेत्र की बात करते हैं, तो यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या या कोई महामारी या कोई आपदा आती है, तो उस टाइम पे नियमित या संगठित जो क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं उनको वेतन प्राप्त होता है, लेकिन असंगठित को नहीं प्राप्त होता। तो यहाँ पर हाँ, असंगठित क्षेत्र के में श्रमिकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिक कम वेतन पर काम करते हैं, उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, उनकी आय कम और नियमित नहीं है, या ये कह सकते हैं उनकी आय कम होती है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है, यानी और न ही कोई लाभ, यानी उनको न तो कोई संरक्षण मिला है, यानी रोजगार नियमित नहीं है, और न उनको किसी विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। जैसे जिस प्रकार से हमें नियमित रोजगार की बात करते हैं, उनके कर्मचारियों की बात करते हैं, तो उनको विशेष लाभ भी प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल चेकअप की बात करते हैं,
लेकिन वो असंगठित को नहीं प्राप्त होता। अतः अनियमित श्रमिकों या असंगठित अक्षेत्रज्ञ के श्रमिकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित अक्षेत्रज्ञ के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप सहमत हैं? कारण बताइए। बिल्कुल है। असंगठित अक्षेत्रज्ञ के श्रमिक शोषण के साथ साथ सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। बहुत से श्रमिक बहुसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं। इनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन्हें कम मजदूरी देकर भी ज़्यादा काम लिया जाता है। इनकी सुविधाओं को कोई ध्यान नहीं दिया रखा जाता। अतः ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव का भी शिकार हैं। तो यहाँ तक इसको लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है, उन दो तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत जैसे देश में अधिकाधिक रोजगार का सृजन किया जा सके। जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था उसका जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इसके अंदर ये पॉइंट हम लिख सकते हैं और पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ हम किसी भी क्षेत्र में इनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 14 है उसके 2 पॉइंट लिख सकते हैं। कृषि का विकास, ऊपर हमने पढ़ा है। भारत में कृषि के विकास के लिए उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को इसके लिए किसानों को उचित दामों पर बीज, उपकरण व खाद उपलब्ध करानी चाहिए। यहाँ तक लिख देंगे। रोजगार योजनाओं का विकास, सरकार को रोजगार योजनाओं का विकास करना चाहिए। रोजगार गारंटी योजना को भविष्य में और अधिक विकसित करना चाहिए। इसके साथ साथ कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार को विशेष प्रयास या प्रयत्न करने चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में कोई 3 अंतर बताइए। इसके बारे में पहले समझा था जब हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन समझा था। संगठित जिनको नियमित रोजगार प्राप्त होता है, असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को नियमित रोजगार प्राप्त नहीं होता। संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं या कर्मचारी हैं उनका पंजीकृत होते, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। संगठित क्षेत्र में लोगों को रोजगार की सुरक्षा का लाभ मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों को या श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता। संगठित क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकित्सा सुविधा, बीमा आदि। लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों को कोई अलग से कोई लाभ नहीं दिया जाता। इसके अंदर और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। कोई किसी भी अवस्था में यदि कोई महामारी है, कोई आपदा आती है, तो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन दिया जाता है। इनको वेतन नहीं दिया जाता। इनके सप्ताह में या महीने में छुट्टियां निर्धारित होती हैं। इनको छुट्टियों का वेतन मिलता है, लेकिन इनकी छुट्टियां निर्धारित नहीं होती। इनको छुट्टियों का वेतन नहीं दिया जाता। तो इसके अंदर हम जितना भी चाहें इतना लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 आता है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र यानी जो सीधा प्रकृति से उत्पादन लिया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे वानिकी है, मत्स्य है, यानी वह है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे वानिकी, मत्स्य। द्वितीयक यानी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करके एक नई वस्तु का निर्माण करना, यानी एक उत्पादन से दूसरे उत्पादन में उसका प्रयोग करके नई वस्तु का निर्माण करना द्वितीयक क्षेत्र है, जिसमें विनिर्माण उद्योग प्रमुख है। यानी वह है जिसमें उद्यम यानी उद्योगपति एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करता है, जैसे कपास द्वारा कपड़े का निर्माण करना। तृतीयक क्षेत्र वह है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, यानी वह किसी प्रकार का उत्पादन तो नहीं करता बल्कि अपनी
अपना जो दिमाग है या अपनी अक्षमता के आधार पर दूसरों लोगों की सेवा करता है, जैसे बैंकिंग है, संचार है, स्वास्थ्य, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये किस कहते हैं अंदर आते हैं, तृतीय का क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये आपके 16 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो होंगे आपके इसमें शेष बचते हैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचते हैं। इसको चलो आज इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। छिपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? यानी जो हमने जो पढ़ा था, प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़ा था, वो छिपी हुई बेरोजगारी भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसको दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। दोनों के जो डेफिनेशन है तो वो क्या है, पहला अंतर भी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र होता है जिनके ऊपर या जो सुविधाएं, जो संस्थाएं एक व्यक्ति की बजाय, या ये कह सकते हैं कि जिनके ऊपर पूरे समाज का अधिकार होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। या ये कह सकते हैं ये सरकार के नियंत्रण में रहकर कार्य करती हैं। निजी क्षेत्र जिनके ऊपर व्यक्ति विशेष या एक समुदाय व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है या जिनका संचालन व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है, तो वो निजी क्षेत्र का है। सार्वजनिक क्षेत्र में यदि लाभ की दृष्टि से है, लोक कल्याण के लिए कार्य करती हैं। निजी क्षेत्र अपना लाभ कमाने के लिए कार्य करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जिस पर सरकारी नियंत्रण होता है। या ये कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र जिस पर किसी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व होता है या जिस पर किसी व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण होता है। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अपना लाभ कमाना होता है। नंबर 3, इसके उदाहरण में रेलवे, डाक आदि हैं और इसके उदाहरण रिलायंस कंपनी, टाटा स्टील कंपनी आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो आज हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट होता है। इसके लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो चुके हैं हमारे। इसके बाद कल हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। और बिल्कुल ये सारे के सारे जो क्वेश्चन वो डिपेंड एक दूसरे के ऊपर ही करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है जो क्वेश्चन आप करते हो, पहले जो दीर्घ उत्तरात्मक करते हो आप, लघु उत्तरात्मक, उनको यदि आप क्लियर करते हो तो बाकी आपके लिए जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो बाकी वर्क हम अपना कल करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।